ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू दी घोटुल कोचिंग क्लासेस। मैं हूं राजेश्वर और आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर बात करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। ABEO की जो क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही है, इस पर मैं यूनिट 4 पर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। यूनिट 4 के अंतर्गत आज हम मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 क्या है, इसका क्या उद्देश्य है और साथ ही साथ इससे संबंधित आपके कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, इन प्रश्नों पर भी हम लोग डिस्कस करते हुए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं एक नए उत्साह के साथ। आज हम ABEO यूनिट 4 सिलेबस के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से शिक्षा की गुणवत्ता पक्ष एवं नवाचार के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 पर बात करने वाले हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 मुख्य रूप से अगर हम देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाने का पर्पस क्या था या इसकी स्थापना क्यों की गई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 क्यों लाया गया, इसके पीछे कुछ न कुछ रीजन रहा होगा। तो डेफिनेटली दो प्रमुख रीजन रहे हैं। पहला, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि कुछ आयोग की स्थापना पूर्व में ही की गई थी, जैसे मुदालियर शिक्षा आयोग और कोठारी शिक्षा आयोग। मुदालियर शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधार में एक अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ मुदालियर शिक्षा आयोग ने तकनीकी शिक्षा पर विशेष फोकस किया और मुदालियर शिक्षा आयोग ने कहा कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी जो शिक्षा नीति है, वह विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान कर सके, इसके अनुरूप होनी चाहिए। तो इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को मुदालियर शिक्षा आयोग ने प्रस्तुत किया था। अगर आप लोगों ने मुदालियर शिक्षा आयोग को नहीं पढ़ा है तो हमारे प्रीवियस क्लासेस में जाकर के उसे जरूर पढ़िएगा। मुदालियर शिक्षा आयोग और कोठारी शिक्षा आयोग पर हमने एक एक घंटे का एक बृहद क्लास लिया हुआ है, तो उसे आप लोग जरूर पढ़ें। तो हमने बताया कि भाई जो मुदालियर शिक्षा आयोग और कोठारी शिक्षा आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को स्थापित करने के लिए। चूंकि मुदालियर शिक्षा आयोग का मुख्य फोकस क्या था, माध्यमिक शिक्षा स्तर में एक नवीन संरचनात्मक सुधार करने का, साथ ही साथ जो पुरानी हमारी शिक्षा प्रणाली थी उस शिक्षा प्रणाली को चेंज करके विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त मिल सके, ऐसी शिक्षा प्रणाली को उजागर करना, रोजगार परक शिक्षा को इंक्लूड करना, ये पॉलिसी मुख्य रूप से, ये अनुशंसा मुख्य रूप से किसकी थी, मुदालियर शिक्षा आयोग की। वहीं हम बात करना चाहते हैं कोठारी शिक्षा आयोग की। दौलत सिंह कोठारी जी के अनुशंसा पर मुख्य रूप से हम देखें तो कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। कोठारी शिक्षा आयोग में मुख्य रूप से इस बात पर फोकस किया गया कि हमें, कोठारी शिक्षा आयोग में मुख्य रूप से इस बात को फोकस किया गया कि हमें क्या शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार करने चाहिए, ताकि हम जो है अपनी शिक्षा प्रणाली को और मजबूत कर सकें और जो रटंत विद्या वाली शिक्षा प्रणाली है हमारी, है ना, उसे हम व्यवहारिक शिक्षा में बदल सकें। मतलब कौशल परक शिक्षा तो होना ही चाहिए, बल्कि जो हमारी रटंत विद्या वाली शिक्षा प्रणाली है उसे हम कैसे व्यवहारिक शिक्षा में बदल सकें, इस पर अधिक से अधिक जो फोकस किया गया था वह कोठारी जो शिक्षा आयोग है इसकी अनुशंसा पर फोकस किया गया। तो आगे चल करके हम लोग देखते हैं 1968 में मुदालियर शिक्षा आयोग और कोठारी शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर ध्यान देते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 को इंप्लीमेंट किया।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968? राष्ट्रीय शिक्षा के विकास पर बल देना, यह मुख्य फोकस रहा है और यहां से आपके प्रश्न बनते भी हैं, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये कि भाई नवीन शिक्षा नीति कब लागू की गई थी या प्रथम नवीन शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। हालांकि इस बात पर आप लोग ध्यान रखेंगे 1968 का जो नवीन शिक्षा नीति थी यह उतना कारगर नहीं रहा। जिस प्रकार से भारतीय शिक्षा नीति में बदलाव लाने की बात कही जा रही थी उस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाया। इसी नाम से 1986 में आगे चल करके जो नवीन शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी उसे ही मजबूत शिक्षा नीति के नाम से जाना जाएगा, उसे ही भारत में पहली परिपक्व शिक्षा नीति के नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन चूंकि 1968 में पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी इसलिए इसे हम नकार नहीं सकते, लेकिन पहली परिपक्व और मजबूती से जिसका पालन किया गया वह पहली शिक्षा नीति कौन सी थी? अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। लेकिन भारत में पहली बार शिक्षा नीति को कब लागू किया गया? तो हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को पहली बार लागू किया गया था। उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय शिक्षा का विकास पर बल देना, राष्ट्रीय शिक्षा के विकास पर बल देना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 का प्रथम कर्तव्य था, प्रथम इसका उद्देश्य था। दूसरा यहां महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह यह कि राष्ट्र के वैज्ञानिक शोध संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। देखिए हम केवल प्राथमिक शिक्षा पर बात नहीं कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा बात किसने किया था? बहुत अधिक जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को उन्नयन की ओर ले जाने की बात किसने कही थी? मुदालियर शिक्षा आयोग ने। वहीं कोठारी शिक्षा आयोग ने क्या कहा था कि हमारी प्राथमिक शिक्षा मुदालियर शिक्षा जो नीति रही है उसके अनुशंसा पर बहुत सही है, लेकिन हमें उच्च शिक्षा प्रणाली को और साथ ही साथ हायर सेकेंडरी से आगे चल करके जो उच्च शिक्षा प्रणाली है हमारी, है ना, जैसे कॉलेज स्तर की, पीएचडी स्तर की, अनुसंधान स्तर की, वहां पर हमें अधिक से अधिक फोकस करना चाहिए। और जो व्यक्ति अनुसंधान कार्य करना चाहता है, जो देश और राष्ट्र के हित में है, उसको अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार की जो नीतियां हैं, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वह कोठारी शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 रही है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने राष्ट्र के वैज्ञानिक शोध संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात कही। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के दो प्रमुख उद्देश्य थे। उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो सैकड़ों उद्देश्य हैं, 100 उद्देश्य भी निकल के आएंगे। मैं इन दोनों उद्देश्यों पर पूरा का पूरा जो कोठारी शिक्षा आयोग और मुदालियर शिक्षा आयोग की अनुशंसा थी उस अनुशंसा को समाहित करने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग बात ध्यान में रखेंगे। अगर इसको और विस्तृत जानना है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मुदालियर शिक्षा आयोग और कोठारी शिक्षा आयोग की जो अनुशंसाएं थी उन अनुशंसाओं को आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्रीवियस क्लासेस में। तो आपको मैं जो बातें कहना चाह रहा हूं, राष्ट्रीय शिक्षा के विकास पर बल देना और राष्ट्र के वैज्ञानिक शोध संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी, इसका लक्ष्य क्या था? कुछ ना कुछ तो लक्ष्य रहा होगा, कुछ ना कुछ गोल रहा होगा, तो डेफिनेटली कुछ लक्ष्य रहा है। जैसे हमने पहले ही बताया, राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कहता है कि हमको राष्ट्रीय विकास करना है। राष्ट्रीय विकास कैसे होगा? जब जन का विकास होगा, व्यक्तियों का विकास होगा। तो व्यक्तियों का विकास कैसे होगा? शिक्षा के माध्यम से। व्यक्ति जब शिक्षित होगा तो अच्छे रोजगार प्राप्त करेगा, अच्छे रोजगार प्राप्त करेगा तो जो प्रति व्यक्ति आय है यानी कि पीसीआई, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी। वह न केवल अपना विकास करेगा बल्कि समाज का भी विकास करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसे लागू करना पड़ेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू आप करते हैं तो इससे न केवल राष्ट्रीय विकास से संदर्भित बहुत सारी बातें परिपूर्ण हो जाती है, जैसे कि
हम राष्ट्रीय विकास के लिए क्या करेंगे, चरित्रवान, कार्यकुशल और वचनबद्ध युवक युवतियों को तैयार करेंगे। दूसरा, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण और विकास की गति को तीव्र करने के लिए 10 वर्षीय शिक्षा कार्यक्रम में विज्ञान और गणित की शिक्षा को अनिवार्य कर देंगे। बहुत ही सुंदर बात कही गई थी कि भाई जो 10 वर्षीय शिक्षा नीति, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक जो शिक्षा नीति है हमारी, तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक हम गणित और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाएंगे। इसी नाम से आप लोगों ने देखा होगा कि जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक गणित और विज्ञान को सामान्य ज्ञान के श्रेणी में रखा जाता है और इसे साथ ही साथ पढ़ते हैं। 11th 12th में आप सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं, है कि नहीं। तो भारतीय समाज की आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, भारतीय समाज की आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, विकास की गति को तीव्र करने के लिए 10 वर्षीय शिक्षा कार्यक्रम में हम क्या करेंगे भाई, विज्ञान और गणित की शिक्षा को अनिवार्य कर देंगे। ये बात मुख्य रूप से एनईपी के लक्ष्य में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में जो शिक्षा नीतियां हैं किस रूप में सामने आती है। अभी तक आप लोगों ने 1968 की शिक्षा प्रणाली को समझा, उसके उद्देश्य को समझा, लक्ष्य को समझा, और वही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो पहली शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1968, वह किसकी अनुशंसा पर स्थापित किया गया। तो आप जानते हैं किसकी अनुशंसा पर स्थापित किया गया था, तो मुदालियर शिक्षा आयोग और कोठारी शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर। चूंकि भारत में शिक्षा नीतियों की अगर बात करें तो अब तक भारत में मूल रूप से देखें तो 3 शिक्षा नीतियां आई हैं। सबसे पहली शिक्षा नीति क्या थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एनईपी 1968, एनईपी 1968, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। दूसरी शिक्षा नीति इसमें परिवर्तन कब किया गया, 1986 को, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और वर्तमान में जो शिक्षा नीति लाई गई है वर्तमान में, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020। आज हम इसे ही नवीन शिक्षा नीति के नाम से जान रहे हैं, है ना। भारत में एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है 2020 में, जिसे हम नई शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन इसे अभी 2022 में हम देखें तो इंप्लीमेंट कर दिया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन रहे, ये भी आपके प्रश्न पूछा जाएगा। और आगे चल करके नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपसे बहुत डीप में डिस्कस करने वाला हूं नवीन शिक्षा नीति 2020 की, कि नवीन शिक्षा नीति 2020 क्या है, नवीन शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाएं क्या क्या हैं, इसका लक्ष्य क्या है, हम किस पर्पस के आधार पर नवीन शिक्षा नीति को लेकर के आए हैं, इसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और हायर सेकेंडरी के बाद जो उच्च शिक्षा प्रणाली है इसमें किस प्रकार का बदलाव किया जाना है, इन सभी विषयों पर हम आपसे नेक्स्ट जब भी क्लास होगा उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास के लिए आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, कमेंट भी करते जाइएगा। आपको क्लास समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली, है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं, तो भारत में मूल रूप से 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन किया गया है। यही आपका प्रश्न है, भारत में अब तक कुल कितने राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत में अब तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन किया गया है। पहला 1968 में, दूसरा 1986 में, दूसरा और तीसरा है 2020 में। ठीक, जो प्रथम शिक्षा नीति थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1968, तो इसको मुदालियर शिक्षा आयोग और कोठारी शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर लागू किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, जो मुदालियर शिक्षा आयोग है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इसे लागू किया गया। इसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। 23 सितंबर 1952 में इन्होंने अपना जो है अनुशंसा प्रस्तुत किया था। वहीं अगर हम बात करें कोठारी शिक्षा आयोग की, तो कोठारी शिक्षा आयोग 14 जुलाई 1964 को दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में इसे
लागू किया गया था और दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में जो कोठारी शिक्षा आयोग ने अपनी अनुशंसा 29 जून 1966 में प्रस्तुत किया था और इन्हीं दोनों आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं हम 1986 की ओर। तो 1986 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के ठीक से क्रियान्वयन न होने के कारण या ठीक से इंप्लीमेंटेशन न होने के कारण सुधारात्मक दृष्टिकोण से इसे लागू किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 मुख्य रूप से हम देखें तो शिक्षा आयोग का प्रथम शिक्षा आयोग इसी को माना जाता है। क्रियान्वयन के आधार पर, ध्यान रखिएगा, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के आधार पर प्रथम शिक्षा आयोग किसे माना जाएगा? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग ने किएगा। तो शिक्षा आयोग के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए या एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में पूछा जाए, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के आधार पर, क्या याद रखना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के आधार पर प्रथम शिक्षा नीति किसे माना जाता है? तो आप हमेशा कहिएगा 1986 को, 1968 मत कहिएगा। आप ऐसा देखो, दो प्रश्न स्पेशली याद रखना है। पहला प्रश्न है भारत में अब तक कुल कितने शिक्षा नीतियों को लागू किया गया है? तो आप कहेंगे 3। कब? 1968, 1986 और 2020। ठीक। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा भारत में प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो आप कहना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लागू की गई थी। लेकिन अगर आपसे प्रश्न घुमा के किया जाएगा, कैसे घुमा किया जाएगा? भारत में क्रियान्वयन और मूल्यांकन के आधार पर, भारत में क्रियान्वयन और मूल्यांकन के आधार पर पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो आप कहना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो ये घुमा के अगर प्रश्न आपसे किया जाता है तो अब आपको इस प्रकार का आंसर देना है। क्लियर है? अच्छा, तो ये एक प्रकार से ना संशोधित शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, इसको मैं बताऊंगा संशोधित शिक्षा नीति क्यों कहा जाता है। अभी जो मंत्रालय मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके संदर्भ में ही इसे संशोधित शिक्षा नीति कहा गया। आगे चल करके हम लोग अभी बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये तीसरी शिक्षा नीति है जो वर्तमान में लागू की गई। किसके अध्यक्षता में भाई? तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में, डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। क्लियर? अब देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बताएं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, इसकी व्याख्या बताएं। ऐसा भी प्रश्न आपसे किया जा सकता है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है कि किसके नाम पर मनाया जाता है? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में। पुनः सुन लीजिए, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जयंती के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये 3 प्रश्न यहां पर बन सकता है। पहला, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनके नाम पर मनाया जाता है या किस कारण मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो ये घुमा फिरा के 3 से 4 प्रश्न आपका यहीं से बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो मैं आपको डिस्कस करने वाला था प्रीवियस स्लाइड में, जैसे 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के आधार पर प्रथम शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। इसे हम संशोधित शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी पर लेकर के आ रहा हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसी पर हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति रही है, तो पहले कब? 1985 की बात मैं कर रहा हूं। पहले जो है ना, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जो हमारा मंत्रालय था, मिनिस्ट्री था, एजुकेशन मिनिस्ट्री था, तो
1985 में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, MHRD, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। ठीक, अब देखो इसको नाम जैसे ही चेंज किया गया 1990-92 में नरसिम्हा राव जी आए, और उस समय फिर 1992 को इसको पुनः 1985 में इसका नाम चेंज किया गया शिक्षा मंत्रालय से क्या, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, किसकी नेतृत्व में, राजीव गांधी जी के नेतृत्व में। तो 1982 में इसको किसके पास भेज दिया गया, अनुशंसा के लिए, NEP के पास, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पास, और पुनः इसका नाम फिर 1992 में क्या बदल दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुनः इसका नाम फिर से क्या बदल दिया गया था 1992 के पश्चात, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो NEP की वर्तमान अनुशंसा के अकॉर्डिंग हम देखें के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में जो अनुशंसा बताई गई है, अब जो है इसे 2020 में, है ना, 2020 में हम इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे। राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर भी कर दिया है इस नाम के बदलाव के अनुरूप कि भाई हम अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कह के इससे हम क्या कहेंगे, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया, शिक्षा मंत्रालय। ठीक, चलिए इसके बाद जो है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हम देखें 15 अगस्त 1947 को हुई थी। भारत में मानव संसाधन के विकास के लिए जिम्मेदार क्या है, कौन सी मंत्रालय है, तो आप कहेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मूल रूप से अगर MHRD के संदर्भ में देखें तो इसमें 8 बड़े बड़े विभाग हैं और उसके अंतर्गत 10 उप विभाग हैं जिसके अंतर्गत MHRD काम करती है। लेकिन शिक्षा के संदर्भ में देखें, एजुकेशन के लिए, तो MHRD में 2 प्रमुख विभाग हैं एजुकेशन के लिए। कौन कौन सी, एक तो एजुकेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसे हम स्कूल शिक्षा विभाग कहते हैं, और दूसरा एक लिटरेसी डिपार्टमेंट है जिसे हम साक्षरता विभाग कहते हैं। ठीक है, लिटरेसी डिपार्टमेंट, साक्षरता विभाग, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग। तो मुख्य रूप से MHRD के अंतर्गत बहुत सारी विभाग हैं, लगभग 8 विभाग हैं जिसके अंतर्गत 10 उप विभाग हैं जिनके माध्यम से काम करती है। लेकिन एजुकेशन के संदर्भ में हम देखें तो एजुकेशन के संदर्भ में 2 प्रमुख विभाग, एक तो स्कूल शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग। अब वैसे भी MHRD के संदर्भ में जो शिक्षा विभाग है इसके लिए अब मंत्रालय क्या नाम से जाना जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, तो अलग बात हो गई। लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मुख्य काम क्या था कि मानव संसाधन के लिए ये नए नए आयाम जो है उपलब्ध कराएगा। MHRD से संबंधित एक प्रश्न जो कई बार एग्जाम में भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा गया है, यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। MHRD ने ना 2006 में एक शिक्षा पोर्टल जारी किया था, शिक्षा पोर्टल बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है, इसे नोट भी कर लेना, आसानी से मिलता नहीं है। MHRD ने 2006 में शिक्षा पोर्टल बनाया था। क्या बनाया था बोलो, शिक्षा पोर्टल बनाया था। अब भाई शिक्षा पोर्टल का पर्पस क्या था, भाई शिक्षा पोर्टल का पर्पस क्या था, शिक्षा पोर्टल का पर्पस था प्राथमिक छात्रों से लेकर अनुसंधान विद्वानों, शिक्षकों और आजीवन शिक्षार्थियों तक जरूरतों को पूरा करना। यानी कि आजीवन शिक्षार्थी मतलब आदमी जो है जीवन पर्यंत पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन के अंत तक व्यक्ति पढ़ सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसीलिए कहा गया प्राथमिक छात्रों से लेकर अनुसंधान विद्वानों, शिक्षकों और आजीवन शिक्षार्थियों तक शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने का पर्पस शिक्षा पोर्टल का रखा गया। शिक्षा पोर्टल कब बनाया गया MHRD के द्वारा, 2006 में। इसका नाम क्या रखा गया था, यही एग्जाम में पूछता है कि 2006 में MHRD ने एक शिक्षा पोर्टल तैयार किया था। इस शिक्षा पोर्टल का नाम क्या था, तो शिक्षा पोर्टल का नाम क्या था, साक्षात। शिक्षा पोर्टल का नाम क्या था भाई, साक्षात। अब देखो ये जो शिक्षा पोर्टल का नाम साक्षात आप देख रहे हैं, इसको विकसित किसने किया था, ये भी एक एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसे विकसित करने का काम किसने किया था, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इग्नू के ई ज्ञान कोष के द्वारा, इग्नू के ई ज्ञान कोष के द्वारा इसे विकसित किया गया था साक्षात को। और यह किसके नेतृत्व में
साक्षात जो पोर्टल है तैयार किया गया था, या फिर किसके अनुशंसा पर, किसके नेतृत्व में इसे तैयार किया गया? ई ज्ञान कोश इग्नू के द्वारा, और MHRD ने इसे अनुशंसित किया था। किसके नेतृत्व में? तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में शिक्षा पोर्टल साक्षात इग्नू के ई ज्ञान कोश द्वारा विकसित किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य प्राथमिक छात्रों से लेकर अनुसंधान, विद्वान, शिक्षक और आजीवन शिक्षार्थियों तक की जरूरतों को पूरा करना शामिल किया गया। बात समझ में आया? सरल है, सरल ही नहीं बहुत ही सरल है। अगर आप पढ़ना चाहें, मन से पढ़ना चाहें, पूरे लगन से पढ़ना चाहें तो कोई चीज कठिन नहीं है, आसानी से आप हर सीढ़ी पार कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था क्या है? चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को आपको समझना चाहिए, NEP की हम लोग बात कर रहे होते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे होते हैं। आप सबको पता है, मुझे आप लोग कमेंट में बताओ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मूल रूप से कितने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया है ना? आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका मूल मंत्र क्या है? जो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था है, इस राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मूल मंत्र क्या है? क्या कहना चाहता है कि एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को बिना किसी जात पात, याद रखिएगा, बिना किसी जात पात, धर्म, स्थान या लिंग भेद के बिना लगभग एक समान और अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। लगभग एक समान और अच्छी शिक्षा, बिना जात पात, बिना धर्म विभेद, बिना किसी स्थान या लिंग के विभेद के बिना लगभग एक जैसी और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो, यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मूल उद्देश्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार उपयुक्त रूप से वित्त पोषित कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। भले से ही सरकार को इसके लिए वित्त पोषण की आवश्यकता पड़े, लेकिन वित्त पोषण के आधार पर ही सही, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय एजुकेशन जो भी पॉलिसी है हमारी, इसको व्यवस्थित करने के लिए वित्त पोषित कार्यक्रम भी सरकार लागू करेगी। ठीक है। वहीं ये प्रश्न तो आपका एग्जाम में बहुत कम पूछेगा, लेकिन आपको जानना चाहिए कि शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई थी, यानी पहली शिक्षा प्रणाली कहाँ आई थी। ऐसा प्रश्न कभी पूछा भी जा सकता है और संभावना कम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई थी, पहली शिक्षा प्रणाली कहाँ लागू की गई थी। तो भाई जिया राजवंश ने पहली शिक्षा प्रणाली को लागू किया था। याद रखिएगा, जिया राजवंश ने पहली शिक्षा प्रणाली को लागू किया था। 2076 से लेकर 1600 ईसा पूर्व के लगभग जिया राजवंश का शासनकाल रहा। जिया राजवंश ने ही दुनिया का पहला शिक्षा प्रणाली को लागू किया था, है ना। उद्देश्य इनका क्या था कि सरकार ने अनुष्ठान, साहित्य और स्पेशली उस टाइम तीरंदाजी चलता था, एजुकेशन का मूल ये भी पर्पस था। तो अनुष्ठान, साहित्य, तीरंदाजी के बारे में अभिजात वर्ग को शिक्षित करने के लिए स्कूलों का निर्माण उस टाइम सर्वप्रथम किया गया। कहाँ? प्राचीन चीन अभिजात वर्ग के लिए ये मुख्य रूप से पहली शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया था प्राचीन समय में। ठीक है। अंतिम महत्वपूर्ण बात जो आप सबको जानना चाहिए कि भाई एजुकेशन क्या है वास्तव में, एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है, एजुकेशन हम किसे कहते हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन की उत्पत्ति को हम लोग जानना चाहेंगे कि एजुकेशन वास्तव में क्या है, शिक्षा क्या है। सिख या सिख धातु से शिक्षा की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। सीखना या सिखाना कैसे होता है? आइदर आपके फैमिली से, विद्यालय से और पर्यावरण से। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं, इकोलॉजी में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस विद्यालय से हम विद्या ग्रहण करते हैं, इन सब से हम कुछ न कुछ सीखते हैं और सीख करके आगे चल करके समाज को भी उसे ही परोसते हैं जो हमने सीखा है। तो यही शिक्षा की उत्पत्ति का सोर्स है, परिवार, विद्यालय और हमारा पर्यावरण। एजुकेशन शब्द को अगर हम देखें तो एजुकेशन शब्द जो है लैटिन वर्ड के एडुकेयर से आया है, जिसका अर्थ होता है टू नरिश। नरिश का मतलब क्या समझे? न्यूट्रिशन शब्द का ये वर्ब फॉर्म है नरिश, टू नरिश यानी पोषण करना। शिक्षा प्राप्त करना ऐसा नहीं है कि केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लें।
पोषण करना है, हर एक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि यह मानसिक पोषण करता है। मानसिक पोषण के साथ ही साथ सर्वांगीण पोषण का काम भी शिक्षा का है। इस नाम से यह एक पोषण की श्रेणी में इसे हम रख सकते हैं एजुकेशन को। इसी नाम से एडुकेयर का अर्थ क्या होगा? टू नरिश, पोषण करना। इडुसियर, इडुसियर का अर्थ क्या होगा? टू लीड फोर्थ। फोर्थ मतलब आगे की ओर, लीड मतलब नेतृत्व करना, व्यक्ति को आगे की ओर नेतृत्व करना, आगे बढ़ाना, व्यक्ति को अग्रसर करना, आगे बढ़ाना, उन्नति की ओर ले जाना, इसका मूल उद्देश्य है एडुसियर का। एक और शब्द है एजुकेशन से संबंधित, एडुकेटम। एडुकेटम, एडुकेटम का मतलब होता है शिक्षण का कार्य, शिक्षण का कार्य, एक्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण का कार्य। तो तीन प्रमुख मीनिंग निकल के आ जाते हैं एजुकेशन से संबंधित। एक तो पोषण करना, टू लीड फोर्थ, अग्रसर करना, व्यक्ति को आगे बढ़ाना, एक्ट ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण का कार्य। ये मुख्य रूप से एजुकेशन का जो है अर्थ है व्युत्पत्ति के संदर्भ में। आवश्यकता क्यों है, वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता क्यों है हमें? पहली बात, मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से बाहर ले जाने के लिए और मानवीय गुणों का विकास करने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता है। जब मनुष्य पशु प्रवृत्ति से बाहर निकल के आएगा तो मानवीय गुण स्वयं ही जागेगा। मानवीय गुण जागेगा तो न केवल अपना विकास करेगा अपितु पूरे समाज के विकास में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। तो इसी कारण से हमें शिक्षा की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह क्लास आप सबको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए उत्साह के साथ, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं नए क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।